हेलो एवरीवन। आज हम कंपनी लॉ के सब्जेक्टिव क्वेश्चंस को डिस्कस करेंगे फ्रॉम पास्ट एग्जाम आटम 2020। तो क्वेश्चन नंबर 7 है कि अ ग्रुप ऑफ पर्सन्स इंटेंड्स टू फॉर्म अ लिमिटेड लायबिलिटी कंपनी with the objective to provide research related services to pharmaceutical companies. In this respect, one of the promoters proposed Pharma Research Authority as a name of the proposed company which was liked by all the promoters। तो ये नाम जो है वो ठीक नहीं है। एक तो इसमें वर्ड अथॉरिटी आ रहा है, दूसरा इशू ये कि इसके अंदर लिखा। सो अंडर द प्रोविजन ऑफ कंपनीज एक्ट 2017 कमेंट ऑन द वैलिडिटी ऑफ द नेम proposed by the promoters and suggest how they can overcome the deficiencies if any in it 6 marks। सो बेसिकली इसके अंदर 3 मैटर्स हैं जिनको हम डिस्कस कर सकते हैं। तो बुक में ये कहाँ पर मेंशन है उसको भी डिस्कस कर लेते हैं। तो पेज 360 363 जो है चैप्टर नंबर 12 का, उसमें पहली बात तो ये है कि कोई भी ऐसा नाम जो किसी अथॉरिटी को रिफ्लेक्ट करे उसके लिए आपको प्रायर अप्रूवल ऑफ कमीशन चाहिए होगा। एक बात। दूसरा पॉइंट ये है कि नाम में अब यहाँ पे ये नहीं बताया हुआ कि पब्लिक कंपनी है या प्राइवेट कंपनी, तो नाम के एंड में लिमिटेड या प्राइवेट लिमिटेड मेंशन होना चाहिए। तीसरी बात ये है कि ये नाम जो है वो आइडेंटिकल या सिमिलर या रिजेंबल ना करता हो एग्जिस्टिंग कंपनी के साथ। तो इसको भी चेक कर लेना चाहिए कि फार्मा रिसर्च के नाम से कोई और कंपनी तो ऑलरेडी इन एग्जिस्टेंस नहीं है। तो इन 3 पॉइंट्स की बेस पर सजेस्टेड आंसर बनेगा। वर्ड अथॉरिटी तो जो इस तरह का कनेक्शन शो करेगा कैन नॉट बी यूज्ड एज इट इम्प्लाइज कनेक्शन विद द गवर्नमेंट, और अकॉर्डिंग टू कंपनीज एक्ट ऐसी सिचुएशन में आपको एसीपी से अप्रूवल लेना पड़ता है। वर्ड लिमिटेड या प्राइवेट लिमिटेड ज़रूर होना चाहिए शामिल, और तो इसके बगैर जो है लिमिटेड लाइबिलिटी कंपनी रजिस्टर्ड नहीं करेंगे। तो इसमें एक ही तरीका होता है कि अगर वो वर्ड लिमिटेड नहीं लगाना चाहते तो एसोसिएशन नॉट फॉर प्रॉफिट बनना पड़ेगा। तो ये लग नहीं रहा कि ये लोग नॉट फॉर प्रॉफिट बनाना चाह रहे हैं। मोर ओवर जो है प्रपोज नेम जो है वो आइडेंटिकल या रिजेंबलिंग नहीं होना चाहिए। तो ये पॉइंट्स जो हैं आप डिस्कस करेंगे 6 मार्क्स के लिए। क्वेश्चन नंबर 8 का पार्ट ए है, डायरेक्टर्स ऑफ जेलम लिमिटेड इंटेंड टू मेक अ पब्लिक ऑफर ऑफ इट्स सिक्योरिटीज एंड आर इन प्रोसेस ऑफ प्रिपेयरिंग द प्रोस्पेक्टस। तो प्रोस्पेक्टस से रिलेटेड जब भी क्वेश्चन होगा तो वो सिक्योरिटीज एक्ट की बेस पर जो है ना, सिक्योरिटीज एक्ट 2015 की बेस पर आंसर होगा। दे विश टू इंक्लूड अ स्टेटमेंट मेड बाय एक्सपर्ट in JL's prospectus under the provision of Securities Act 2015, advise the directors about the matters that must be considered before including the statement made by an expert and the conditions that must be complied with before issuing, circulating or publishing JL prospectus containing the expert statement। तो 2 + 2 4 मार्क्स का ये क्वेश्चन है, और चैप्टर 14 में पेज 4 to 9 पर ये सारा आंसर इसका बताया हुआ है कि एक्सपर्ट के लिए जो रिक्वायरमेंट है कि वो इंडिपेंडेंट होना चाहिए, कॉन्सेंट ऑफ एक्सपर्ट जो है वो रिटर्न में हासिल करनी चाहिए फॉर द इशू कि जी जिस फॉर्म और कॉन्टेक्स्ट में उसकी ओपिनियन इंक्लूड की जा रही है वो उसके लिए कॉन्सेंट देता है, और क्लियरली एक स्टेटमेंट होनी चाहिए कि एक्सपर्ट ने कॉन्सेंट दी है और अपनी कॉन्सेंट विदड्रॉ नहीं की है प्रॉस्पेक्टस के कॉन्टेक्स्ट में। तो यही हमारा जो है सजेस्टेड आंसर है, यही पॉइंट्स सजेस्टेड आंसर में मैंशन है। फिर एक क्वेश्चन है बी पार्ट इसका कि एक्सप्लेन द टर्म शेल्फ रजिस्ट्रेशन इन द कॉन्टेक्स्ट ऑफ प्रॉस्पेक्टस एज डिफाइंड इन द सिक्योरिटीज एक्ट 2015। अब इंटरेस्टिंगली शेल्फ रजिस्ट्रेशन की जो डेफिनेशन है ना ये स्टडी टेक्स्ट में है ना ये सिलेबस के अंदर इसका कोई रेलिवेंट सेक्शन मेंशन है, लेकिन ये 2 मार्क्स की पूछी गई है। बट इसमें एक सिंपल सा कॉन्सेप्ट ये है कि स्टडी टेक्स्ट के अंदर शेल्फ प्रॉस्पेक्टस का कॉन्सेप्ट मौजूद है, जिससे ये सिंपली पता चलता है कि जो शेल्फ प्रॉस्पेक्टस की रजिस्ट्रेशन होगी वो शेल्फ रजिस्ट्रेशन उसी को कहेंगे। तो उस पर अगर बेस करें हम तो चैप्टर 14 में पेज 4 to 4 पे शेल्फ प्रॉस्पेक्टस का कॉन्सेप्ट ये है कि सिंगल ऑफरिंग डॉक्यूमेंट जो कि मल्टीपल ऑफरिंग के लिए यूज हो सकता है और बाद में सप्लीमेंट टू शेल्फ प्रॉस्पेक्टस इशू किया जाता है। तो इसी पर बेसिकली डेफिनेशन बेस करती है सिक्योरिटीज एक्ट की भी। तो अगर आई होप कि जिसने शेल्फ प्रॉस्पेक्टस की बेस पर भी डेफिनेशन को मेंशन कर दिया होगा उसको भी आई के अपने मार्क्स दे दिए होंगे। तो शेल्फ रजिस्ट्रेशन मीन्स एन अरेंजमेंट दैट अलाउज अ सिंगल ऑफरिंग डॉक्यूमेंट अलाउइंग कंपनीज टू मेक मल्टीपल ऑफरिंग
as disclosed in the offering document within a prescribed time and subject to prescribed condition. Obviously it was not expected of students कि वो exact ये definition mention कर सकें, लेकिन अगर शेल्फ प्रॉस्पेक्टस के कॉन्टेक्स्ट में भी वो चीज़ों को मेंशन कर देते तो उनको नंबर मिल जाने थे। क्वेश्चन नंबर 9 है कि ऑन 26 September 2020 द बोर्ड ऑफ डायरेक्टर ऑफ डक फर्टिलाइजर लिमिटेड, अ पब्लिक अनलिस्टेड कंपनी, in its recent board meeting has approved a short-term loan to Kitten Limited, one of the associated companies, to meet its working capital requirement, for which shareholder approval is required. तो स्पेशल रेजोल्यूशन बेसिकली जो है चाहिए होती है। DFL's annual general meeting is scheduled to be held in March 2021. So you can see 6 month का तकरीबन गैप है। Under the provision of Companies Act 2017, briefly discuss the options available to DFL for obtaining shareholders approval or state the procedure to be followed for obtaining the approval in each option identified in A above. एक तो हमें इसमें क्लियरली ये पता चल रहा है कि जो ऑप्शन है वो एक से ज़्यादा होंगे और जो शेयर होल्डर का अप्रूवल लेने के लिए किए जा सकते हैं। तो देखें 6 मंथ का ज़्यादा गैप है, तो आपके पास दो ऑप्शन है। एक तो ये है कि एक्स्ट्रा ऑर्डनरी जनरल मीटिंग कॉल कर लें और उसके अंदर शेयर होल्डर्स के अप्रूवल ले लें। दूसरा ऑप्शन ये है कि आप रेजोल्यूशन बाय सर्कुलेशन कर लें अगर सर्टन क्राइटेरिया मीट होता है, क्योंकि कंपनी अनलिस्टेड है। अगर लिस्टेड होती तो सर्कुलेशन वाला पॉसिबल ना होता। सो चैप्टर नंबर 15 में पेज 458 पे एक्स्ट्रॉर्डनरी जनरल मीटिंग का जो रूल है वो बताया हुआ है, और इसी तरीके से पेज 472 पे हमें पासिंग ऑफ रेजोल्यूशन बाय द मेंबर्स थ्रू सर्कुलेशन के जो रूल्स हैं वो बताए हुए हैं। इनकी बेस पर ही हमारा आंसर बेस करेगा। तो सजेस्टेड आंसर में आप देख सकते हैं कि जो ऑप्शंस अवेलेबल हैं डायरेक्टर्स के लिए वो एक तो है एक्स्ट्रा ऑर्डनरी जनरल मीटिंग, और बोर्ड जो है वो कॉल कर सकता है जिसमें शेयर होल्डर्स का अप्रूवल फिर लिया जा सकता है। इसी तरीके से अप्रूवल जो है वो क्योंकि स्पेशल बिजनेस के लिए है तो ऑर्डनरी बिजनेस के लिए अलाउड नहीं होती सर्कुलेशन, और बीइंग अ पब्लिक अनलिस्टेड कंपनी है तो इसके अगर मेंबर मोर देन 50 ना हो तो फिर इसके पास ये ऑप्शन है कि ये शेयर होल्डर अप्रूवल पासिंग रेजोल्यूशन बाय सर्कुलेशन कर सकता है। अब इन दोनों के प्रोसीजर को भी मेंशन करना पड़ेगा। तो अगर EGM कॉल करते हैं तो 21 डेज़ का नोटिस है सबसे पहले। उसके बाद जो मेंबर्स अगर एग्री हों तो शॉर्टर नोटिस भी पॉसिबल है। नोटिस में प्लेस डेट आर मेंशन किए जाएंगे, स्टेटमेंट ऑफ बिजनेस भी बताई जाएगी क्योंकि स्पेशल बिजनेस है, और स्टेटमेंट जो है वो नोटिस के साथ नेक्स्ट भी की जाएगी जिसमें नेचर ऑफ लोन और सारी चीज़ें जो रिक्वायरमेंट हैं वो बताई जाएंगी। मेंबर्स जो हैं वो मीटिंग में पर्सनली थ्रू वीडियो लिंक और बाय प्रॉक्सी पार्टिसिपेट कर सकते हैं। हर मेंबर के पास उतने वोट होंगे जितने उसके पास पेड अप वैल्यू ऑफ शेयर्स होंगे। उसके बाद है कि पासिंग ऑफ रेजोल्यूशन बाय मेंबर थ्रू सर्कुलेशन करनी है, तो तमाम नेसेसरी पेपर्स के साथ रेजोल्यूशन सर्कुलेट कर देंगे मेंबर्स को। उसके बाद ये साइन होनी चाहिए ऑल द मेंबर्स जो इंटाइटल टू रिसीव द नोटिस हों, और ये फिर नेक्स्ट मीटिंग पे नोट कर ली जाएगी, उसके मिनट्स का पार्ट बना दी जाएगी। क्वेश्चन नंबर 10 था कि जी इलेक्शन ऑफ डायरेक्टर्स ऑफ एक्सीलेंट टेक्नोलॉजीज लिमिटेड, अ लिस्टेड कंपनी, is scheduled to be held on 15 October 2020. The board of directors has requested Mohsin, one of the leading engineers, to contest the upcoming election as non-executive director. For adding value to the board, before responding to the offer of ETL's board, Mohsin has sought your advice on the following concern. Since he has no relationship with ETL, either pecuniary यानी financial or otherwise, okay जी, can he contest the election as a non-executive director? Yes he can, लेकिन इसके लिए सिर्फ ये क्राइटेरिया नहीं है, इसके अलावा कुछ और क्राइटेरियाज भी हैं, वो भी पूरे करने होंगे। वुड ही बी सब्जेक्टेड टू अनफोर्सिन लाइबिलिटी दैट मे अराइज ड्यू टू एडवर्स एक्शन ऑफ अदर डायरेक्टर्स? नहीं, जनरली तो इसका आंसर है नो। ये सिर्फ उस जगह पर लाइबल होगा जहाँ पर इसकी अपनी इन्वॉल्वमेंट भी होगी, तो ये हम सेक्शन 181 बनता है कंपनीज एक्ट का, उसकी बेस पर इसको रिस्पॉन्ड करेंगे। सो एडवाइस मोशन विद रिगार्ड टू द अबव कंसर्न। तो चैप्टर 13 पेज 394 पे नॉन एग्जेक्टिव डायरेक्टर की डेफिनेशन भी गिवन है जिसमें 5 क्राइटेरियाज मीट करने होते हैं, और कब लायबल होगा, ओनली इन रिस्पेक्ट ऑफ सच
act of omission or commission by a listed company or public sector company which had occurred with his knowledge, attributable through board process and with his consent और connivance यानी इन्वॉल्वमेंट के साथ, और वेयर ही हैड नॉट एक्टेड डिलीजेंटली। तो अगर वो अपना प्रॉपर काम करते हैं और कोई ऐसी चीज़ जिसमें दूसरे डायरेक्टर्स की गलती है और उनकी कोई इन्वॉल्वमेंट या नॉलेज नहीं थी, तो फिर उनकी लाइबिलिटी नहीं होगी। इसी पर यह आंसर बेस करेगा इसका सजेस्टेड। सो वही 5 क्राइटेरियाज एग्जेक्टिव डायरेक्टर के लिए हम मेंशन कर देंगे कि मोहसिन को ये सब इंश्योर करने होंगे। दूसरा ये कि अनफोर्सिन लाइबिलिटी जो है वो सिर्फ तब होगी when it had occurred with his knowledge, through board process, his consent, connivance, और जहां पर diligently act नहीं किया होगा। क्वेश्चन 11 का जो ए पार्ट है दैट इज नसीर, a non-executive director of Oliver Travels Limited, while reviewing details of investment made by OTL, has shown his concern on the following shares that are not held in the name of OTL। ओके जी, तो बात यह है कि कंपनी को अपनी इन्वेस्टमेंट्स जो हैं वो अपने नाम पे ही रखनी चाहिए, और अगर कंपनी ने अपनी इन्वेस्टमेंट अपने नाम पे नहीं रखी हुई तो ये लॉ के अगेंस्ट होगा। लेकिन इसकी 3 एक्सेप्शंस भी हैं, तो हमें इस सिनेरियो में ये देखना है कि क्या वो एक्सेप्शन अप्लाई हो रही हैं या नहीं हो रही। सो अंडर द प्रोविजन ऑफ कंपनीज एक्ट ब्रीफली एक्सप्लेन द पॉसिबल रीजन फॉर होल्डिंग इन्वेस्टमेंट ऑफ OTL इन द नेम ऑफ रहीम एंड समी। तो वो पॉसिबल रीज़न एक्सेप्शन से हो सकती है। 500 shares in Park Travels Private Limited are held in the name of Rahim, who is an employee of OTL. PTPL is a wholly owned subsidiary। बिल्कुल, wholly owned subsidiary में मसला ये होता है कि अब वो प्राइवेट कंपनी है तो उसके कम से कम 2 शेयर होल्डर्स होने चाहिए। तो एक तो हो गया जी OTL, दूसरा हो गया रहीम। तो नंबर ऑफ मेंबर्स पूरा करने के लिए, मिनिमम नंबर ऑफ मेंबर्स पूरा करने के लिए ये एक्सेप्शन अलाउड है लॉ में। दूसरा है 5000 शेयर्स ऑफ टूअर्स एंड टूअर्स Private Limited TTPL are held in the name of Sami, who is a non-executive director in TTPL by virtue of OTL's nomination. OTL owns 30% voting shares in TTPL। तो ये क्वालिफिकेशन शेयर्स हो सकते हैं। तो जब आप किसी पर्सन को किसी कंपनी में नॉमिनेट करते हैं तो अक्सर उस कंपनी के आर्टिकल्स में ये रूल होता है कि डायरेक्टर वही शख्स बन सकेगा जिसके पास एक सर्टेन नंबर ऑफ शेयर्स होंगे उस कंपनी के। तो जब आप नॉमिनेट कर रहे होते हैं तो फिर आपको उसके नाम पर कुछ शेयर्स करने होते हैं। वो शेयर्स आप उसके नाम पर जो है वो अलग से भी कर सकते हैं और जॉइंटली भी कर सकते हैं। तो ये भी एक्सेप्शन के तौर पे अलाउड है। चैप्टर नंबर 16 पेज 494 पे ये दोनों एक्सेप्शंस जो हैं वो मेंशन हैं और इनकी बेस पर ही ये आंसर हमारा बनेगा। तो मिनिमम मेंबर्स पूरा करने के लिए पहली एक्सेप्शन है, और दूसरी एक्सेप्शन जो है वो क्वालिफिकेशन शेयर्स के लिए, जिसमें शेयर्स जो हैं जॉइंटली भी रखे जा सकते हैं और इन द नेम ऑफ दैट पर्सन अलोन भी रखे जा सकते हैं। The B part of this question is कि under the provision of Companies Act 2017 briefly discuss the time frame within which quarterly financial statement should be prepared and the requirement if any for its review। तो जो सेकंड क्वार्टर की हाफ ईयरली फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स बनती हैं उनका रिव्यू भी होता है, और बाकी जो टाइम फ्रेम है वो 30 डेज़ और 60 डेज़ का, वो भी हम इसमें डिस्कस कर देंगे जस्ट फॉर 2 मार्क्स। फाइलिंग रिक्वायरमेंट ऑफ द क्वार्टरली फाइनेंशियल स्टेटमेंट, तो सेम टाइम जो होता है वो फाइलिंग के लिए भी होता है, जिसमें 30 डेज़ की एक्सटेंशन फर्स्ट क्वार्टर के अंदर अलाउ हो सकती है अगर एनुअल फाइनेंशियल स्टेटमेंट में भी अलाउ हो रही हो। तो ये पॉइंट्स जो हैं चैप्टर 16 पेज 486 पर मेंशन है। क्वार्टरली फाइनेंशियल स्टेटमेंट के टाइम लिमिट भी है, रिक्वायरमेंट ऑफ रिव्यू भी गिवन है, और जो फाइलिंग के लिए टाइम है उसके अंदर एक्सटेंशन का भी मेंशन है। सो टाइम फ्रेम में वही है कि जी 30 डेज़ फॉर फर्स्ट एंड थर्ड क्वार्टर, 60 डेज़ फ्रॉम द सेकेंड क्वार्टर। इसके अलावा जो सेकेंड क्वार्टर है उसमें क्यूमुलेटिव फिगर हाफ ईयर की यानी 6 मंथ की फिगर भी मेंशन की जाएंगी, जिसका लिमिटेड स्कोप रिव्यू होगा बाय द स्टैट्यूटरी ऑडिटर, जो कि आई कैप की जो टर्म्स एंड कंडीशन है उसके मुताबिक होगा और एज अप्रूव्ड बाय द SCCP। फिर जो क्वार्टरली फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स हैं वो इलेक्ट्रॉनिकली सबमिट की जाती हैं कमीशन को, सिक्योरिटीज़ एक्सचेंज को, रजिस्ट्रार को।
सेम पीरियड के साथ, लेकिन अगर एप्लीकेशन दी जाए तो कमीशन, क्योंकि क्वार्टरली फाइनेंशियल स्टेटमेंट तो होती ही सिर्फ लिस्टेड कंपनी के लिए, तो उसमें जो एक्सटेंशन है वो कमीशन से ही मिलेगी। तो फर्स्ट क्वार्टर की एक्सटेंशन सिर्फ आपको मिल सकती है, वो भी तब अगर आपको प्रीवियस एनुअल फाइनेंशियल स्टेटमेंट के लिए भी एक्सटेंशन मिली है। So that's all. Have a good day.